नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है 6 क्लास की जो भूगोल की एनसीईआरटी है कक्षा 6 की, उसका ये दूसरा चैप्टर है। पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, ठीक है, और उल्का पिंड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, और हमने देखा था कि 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझी थी। और ये जो दूसरा चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा पहला चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, उसकी लिंक भी आपको, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग समझे बिना आप गणित नहीं समझ सकते, बिल्कुल वैसे ही अक्षांश और देशांतर समझे बिना आप भूगोल विषय नहीं समझ सकते। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और पूरे पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ आप देखिएगा, ठीक है। हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। इस जो भी पैराग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका जो भी मतलब है वो मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। तो अच्छी तरीके से आप समझते रहिए इसको। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो, हालांकि ग्लोब तो पूरा गोल होता है, लेकिन वास्तविक रूप में पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। मतलब जो दो ध्रुव हैं, देखिए अभी हम आगे पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दो ध्रुव हैं पृथ्वी के, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, और ये वाला एरिया है जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये थोड़ा उभरा है, ये बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ है, और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है अंदर की तरफ। ओके, तो इस, और ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जिसमें हम पृथ्वी की तरह महासागर और नदियाँ और देश ये सब बनाते हैं, बनाकर समझते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्लोब क्या है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ग्लोब पर क्या होता है, देशों को दर्शाया जाता है, महाद्वीपों, महासागरों, और उनको सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, इसीलिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई, क्योंकि किसी देश की स्थिति, उसकी लोकेशन कैसे बताई जा सकती है। तो ऐसे तो हम चूंकि कह लेते हैं कि भाई इतने अक्षांश और इतने देशांतर पर कोई देश स्थित है, कोई शहर स्थित है। तो इसी वजह से दर्शाने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई काल्पनिक रूप से। देखिए, पृथ्वी पर कहीं भी रेखाएं खींची हुई दिखेंगी नहीं आपको, ये हमने एक कल्पना की है, मतलब इसको कागज़ पर बना के हमने समझ लिया है। ओके, चलिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो अक्ष क्या होता है, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये जो पृथ्वी है, इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अंदर से इसके बीचों बीच से, उसी को अक्ष समझ लीजिए। उसी पर चारों तरफ ये घूम रही है पृथ्वी, अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूम रही है। हालांकि अक्ष कोई रेखा या कोई वैसा कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन इसको मान लीजिए आप, ओके, कि इसी को अक्ष कहते हैं पृथ्वी की। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। तो यानी अक्ष जो है वो किससे गुजरता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो पृथ्वी किधर गति करती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो देखो, ऐसे समझ लो, यहाँ पर चित्र तो दिया गया है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए, थोड़ा अलग बनाते हैं। विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है, पहले हम ये बता दें आपको।
पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच ली गई, मान लीजिए, तो इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। अब चूंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो अब चूंकि ऐसे समझ लीजिए, चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई जिसको भूमध्य रेखा कह दिया गया, तो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जितना हिस्सा है पृथ्वी का, चूंकि पृथ्वी गोला है एक, इसलिए आधे ऊपर वाले उत्तर तरफ आधे गोले को क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाले आधे गोले को कह दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक वृत्त यानी जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है, यानी ये कोई वास्तव में आप देखने जाएंगे तो पृथ्वी के बीच में कोई रेखा खींची हुई दिखाई नहीं देगी आपको। ठीक है, इसको हमने कागज़ पर या ग्लोब की तरह समझ लिया है, बस अपनी समझ के लिए बना लिया है। तो ये जो बीचों बीच से रेखा गुजर रही है, इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब देखिए अक्षांश क्या होते हैं, अलग समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो बीच वाली जो भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इसको मान लिया गया ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप से रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, उनको कहा गया है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अभी चूंकि हम अक्षांश रेखाएं बात कर रहे हैं, तो अक्षांश रेखाएं, तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप से समानांतर रेखाएं खींची गई हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इनको अंश में व्यक्त करते हैं। तो पृथ्वी पर जो बीचों बीच में रेखा खींची गई उसको हम कहते हैं 0 अंश, 0 अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अगर कोई 40 डिग्री पर कोई रेखा खींची गई तो उसको कहा गया 40 डिग्री अक्षांश। 60 डिग्री पर कोई रेखा खींची गई तो कहा गया है 60 डिग्री अक्षांश। तो दोस्तों देखिए, चूंकि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पर नहीं समझाया गया है। आगे की क्लासेस में हम पूरा विस्तार से समझेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर देखिए अक्षांश खींचते कैसे हैं ये थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे मान लो पृथ्वी, ऐसे समझ लो, ये मान लो पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो पृथ्वी के केंद्र में बिल्कुल बीचों बीच में, पृथ्वी के भीतर, वहाँ से अगर हम इसके सतह पर कोई कोण खींचें, मान लो हमने यहाँ से 30 डिग्री का कोई कोण खींचा, 30 डिग्री का, और बिल्कुल यहाँ से भी कोई एंगल हमने 30 डिग्री का खींचा दोनों तरफ, और इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिला देंगे तो जो रेखा बनेगी उसको कहा जाएगा 30 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अभी हम उत्तरी दक्षिणी की बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में हम बताएंगे आपको। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर ये चूंकि उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है तो इसलिए इसको कहा गया 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आप उत्तरी और जोड़ दो इसमें। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर हम 30 डिग्री कोई अंक का एंगल खींचेंगे दोनों तरफ और इसको मिला देंगे तो ये रेखा जो हो जाएगी इसको कहा जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा ऊपर वाली जो है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, और नीचे वाली जो रेखा है वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। इसी प्रकार से कितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हैं और उसको एक अक्षांश दे सकते हैं। जैसे 0 डिग्री ये हो गई, फिर ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री, 40 डिग्री, बढ़ते बढ़ते चले जाइए, और जो एकदम सीधी यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिण में आप खींचते हुए चले जाएंगे तो आप हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कहाँ तक पहुँच गए थे। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, उसके बाद आप 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ खींचा गया है। और जैसे 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 हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ये छोटा होता चला जाएगा। ये जो वृत्त हैं छोटे होते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? विषुवत वृत्त है। उसके बाद ये सारे वृत्त जो हैं ये छोटे होते चले जाएंगे और उत्तरी ध्रुव जो है वो पूरा एक बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त
शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो कि हम समझ चुके हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। कैसे? ऐसे समझ लो आप, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पूरी पृथ्वी जो है, अगर आप एक चक्कर आप पूरा लगाएंगे, मान लो इस तरफ से पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 अंश हो जाएगा। तो इतना भाग कितना होगा? केवल उसका 1/4 ही तो होगा, तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ लोगे तो ये 180 अंश हो जाएगा चारों तरफ पूरी पृथ्वी का। पूरी पृथ्वी 360 डिग्री है। और वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि चूँकि ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है, तो ऐसे आप अंश बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो रेखा होगी ये 90 डिग्री होगी वैसे भी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उनको सबको उत्तरी अक्षांश। अब वो जितने डिग्री पर हैं उनको वो डिग्री आप प्रदान कर सकते हैं। 40 डिग्री पर है तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। ओके, विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो समझ गए होंगे ये आप। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कह दिया कि कोई देश कितने अक्षांश पर स्थित है, तो जब तक उत्तरी और दक्षिणी नहीं बताएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए उसको उत्तरी और दक्षिणी बताना भी जरूरी है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उ यानी उत्तरी, द यानी दक्षिणी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ये समझाना चाह रहे हैं कि 20 अंश उत्तरी, ऐसे समझ लो, ये मान लो 20 अंश उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और ये जो होगा ये 20 अंश दक्षिणी अक्षांश है। 20 से तो 0 डिग्री अक्षांश है। तो जो चंद्रपुर है वो भारत में मान लो यहाँ कहीं पर स्थित होगा, और ब्राज़ील में 20 अंश यहाँ कहीं पर बेलो होरिजोंटो स्थित है इस जगह पर, और भारत में चंद्रपुर यहाँ कहीं स्थित है। तो ये एक ही रेखा पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश पर है और ये दक्षिणी अक्षांश पर है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि 20 अंश का मतलब ये नहीं है कि एक ही रेखा पर हो। तो 20 अंश उत्तरी गोलार्ध अलग है और दक्षिणी अक्षांश अलग है, मतलब उत्तरी अक्षांश अलग है और दक्षिणी अक्षांश अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर कटिबंध चित्र में दिए गए, इसको हम आपको यहीं पर अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं। आगे लिखा होगा वो भी पढ़ लेंगे। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि 0 डिग्री को कहा जाता है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री कहा जाता है। जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा है, इसी रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आगे के क्लासेज में हम समझेंगे अच्छी तरीके से। और जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया। उत्तरी शब्द इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में के सारे अक्षांश हैं इसलिए। और अंत में है उत्तरी ध्रुव जो एक बिंदु है 90 डिग्री अक्षांश पर। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो है मकर रेखा, उसको कहा गया है। यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये आप याद रखिए। इसके बाद 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है उसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा गया है, और फिर है दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं कटिबंधों की। ऐसे समझिए, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो स्थान है, का जो भाग है, उसको कह दिया गया है उष्ण कटिबंध। यहाँ पर लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो पूरा इलाका है, पूरा एरिया है, ये कहा जाएगा उष्ण कटिबंध। इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहा गया? कटिबंध यानी एक हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा। तो इतने हिस्से को, अच्छा ये तिरछी रेखा क्यों? आप इसको देख रहे होंगे कि ये कर्क रेखा टेढ़ी क्यों है, तिरछी क्यों है? दरअसल ये तिरछी नहीं है, ये एकदम सीधी रेखा है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी चूंकि गोल है इसलिए इसको गोल करके बनाया गया है तो एकदम सीधी।
लेकिन ये पृथ्वी चूँकि गोल है ना, इसको खींचेंगे तो ये पूरी गोल है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो स्थान है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको उष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे के क्लासेस में आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब समझेंगे कि सूर्य जो है वो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ही गति करता है आसमान में ऊपर। मतलब कभी वो मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है और कभी वो इधर आगे बढ़ते 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 कर्क रेखा की तरफ बढ़ते बढ़ते चला जाता है, तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर चला आता है और इसके आगे कभी नहीं जाता। कर्क रेखा के उत्तर में कभी नहीं जाता है आसमान में ठीक ऊपर, और मकर रेखा के दक्षिण में कभी ठीक ऊपर आसमान में नहीं जाता है। तो बाकी के जो स्थान हैं, यानी जो उत्तरी ध्रुव की तरफ के स्थान हैं, बाकी के स्थानों में तिरछी रेखाएं सूर्य की पड़ती हैं हमेशा साल भर, और इधर भी मकर रेखा की तरफ भी तिरछी रेखाएं ही सूर्य की पड़ती हैं। यानी मुख्य रूप से सूर्य जो है आसमान में सीधी वो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच ही हमेशा गति करता रहता है। ओके, इसीलिए सर्दी गर्मी भी दिखाई पड़ती है। तो अच्छा, उष्ण कटिबंध इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे गर्म क्षेत्र जो है ये उष्ण कटिबंध, और हमारा देश जो है वो चूँकि यहाँ कहीं पर स्थित है जिसमें उष्ण और शीत दोनों कटिबंध हैं, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध उसको कह दिया गया है। ठीक है, तो 23.5 अंश जो रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये हम 11th क्लास की एनसीईआरटी में समझेंगे। तो जो उष्ण कटिबंध है इसके उत्तर में, यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच का जो हिस्सा है इसको कह दिया गया है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और उसके बाद 66.5 अंश से लेकर 90 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच को कह दिया गया है शीत कटिबंध, यानी उत्तरी शीत कटिबंध। तो आप ऐसे समझ लो। और इसी प्रकार से दक्षिण में भी इस हिस्से को कह दिया गया है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और इस हिस्से को कह दिया गया है दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये बहुत विस्तार से आपने यहाँ पर समझ लिया है। ये इतना एक्सप्लेन मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि दोबारा कभी आगे की क्लासेस में आपको बताना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 अंश इस तरीके से लिखा जाएगा 23 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट, अब इन्होंने मिनट को दर्शा नहीं पाया है इसलिए कंप्यूटर में एरर की वजह से यहाँ पे बॉक्स बन गया है। ठीक है, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, आप ऐसे समझ लो। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ मिनट को ऐसे दर्शाते हैं, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो भूगोल में इसको ऐसे दर्शाते हैं, दो रेखा यहाँ पे ऐसे छोटी सी खींच दो यहाँ पे। ओके, तो ये समझ लिया कर्क रेखा कितने को है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, विषुवत रेखा विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में क्या है उत्तरी ध्रुव वृत्त, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है 66.5 अंश पर। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध, जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो समझ गए आप इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीधी किरणें पड़ती नहीं है, यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। और शीत कटिबंध में तो बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी किरणें तिरछी पड़ पाती हैं जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ होता है। ठीक है, अगर जब कर्क रेखा की तरफ सूर्य होता है तब इधर दक्षिणी ध्रुव वृत्त की तरफ दक्षिणी शीत कटिबंध यानी दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी रेखाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर तो अंधकार होता है, 6 महीने की रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। ये सब चीज़ें आगे के क्लासेस में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, इसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव। अच्छा, शीत कटिबंध क्या होता है ये इन्होंने बताया, तो शीत कटिबंध हम बता चुके हैं कहाँ से कहाँ तक का है। अब है देशांतर रेखाएं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ऐसे समझ लो आप, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहेंगे। ये
ये दो बिंदुओं यानी उत्तरी ध्रुव से, ये सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खींच दी गई हैं पृथ्वी के चारों तरफ। इन सभी रेखाओं को कहा गया है देशांतर रेखाएं, ठीक है। और एक रेखा जो 0 डिग्री खींची गई है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, जो रेखा 0 डिग्री है उसको कहा गया 0 डिग्री देशांतर। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो आप, आगे पता नहीं बताया गया होगा कि नहीं बताया गया होगा, कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पूर्व में जो आधा गोला है इसको कहा गया है पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में जो आधा गोला है इसको कहा गया है पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जितने भी देशांतर खींचे गए हैं उनको सबको कहा गया है पूर्वी देशांतर, ठीक है। जैसा कि भारत पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और जो पश्चिम की तरफ 0 डिग्री के पश्चिम की तरफ देशांतर खींचे गए हैं उनको सबको कहा गया है पश्चिमी देशांतर। तो देखें यहाँ पे क्या दिया गया है। अच्छा, यहाँ से समझ लो, ये जो है 0 डिग्री देशांतर है, इसके बाद इधर के सारे देशांतर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, और खींचते चले जाएंगे तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120, और अंत में पीछे खींची गई है 180 अंश देशांतर। इसको पूर्वी और पश्चिमी नहीं कहा जाता है, क्योंकि 180 अंश को पूर्वी और पश्चिमी इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये एक ही रेखा है। इधर से आप खींचते चले जाएंगे तब भी 180 अंश, तो 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के ठीक अपोजिट पीछे जो रेखा है वो एक ही रेखा है, इसलिए उसको पूर्वी और पश्चिमी नहीं लिखा जाता, उसको कहा जाता है, और 0 डिग्री को भी पूर्वी पश्चिमी नहीं लिखा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर और इसके अपोजिट में पीछे आप चले जाएंगे तो वो है 180 अंश देशांतर, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह भी पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा में से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे समझ लो, 20 डिग्री अक्षांश, जैसे मान लो 20 डिग्री अक्षांश पर कोई स्थित है, मॉरिशस भी स्थित है, मान लो यहाँ पर मॉरिशस स्थित है और यहाँ पर टोंगा द्वीप स्थित है, दोनों ही 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है, तो उसको बताने के लिए हमने देशांतर रेखाएं खींच दी कि भाई ऐसे मतलब ऐसे देशांतर रेखाएं खींच दी हैं। ऐसे समझ लो आप, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मान लो ये तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, अब दक्षिणी ये जो मॉरिशस द्वीप है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहीं पर है टोंगा, और मॉरिशस मान लो यहाँ पर है, तो ये है तो दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही, लेकिन इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे और स्थिति कैसे बताएंगे, इसलिए हमने जो देशांतर रेखाएं खींची हैं उनकी मदद से हम इनको समझ सकते हैं। तो ये कितने देशांतर पर स्थित है मॉरिशस और कितने देशांतर पर स्थित है टोंगा द्वीप, तो उनके बीच का देशांतर हम निकाल कर समय निकाल सकते हैं। समय निकालना ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि समय कैसे निकाला जाता है। अच्छा, आगे क्या लिखा है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, यानी इन देशांतर रेखाओं को यामोत्तर भी कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, यानी जो देशांतर रेखा है ये अर्धवृत्त हैं, ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध तक मिलाते हैं, बस अर्धवृत्त हैं, जबकि अक्षांश रेखा है पूरे वृत्त पर, पूरे मतलब पूर्ण वृत्त हैं। ओके, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती चली जाती है, यानी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो घटती चली जाएगी। कैसे, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाइए, ठीक है, ऐसे। तो ये रेखाएं यहाँ पर कहीं दी गई, ऐसे समझ लो आप कि देखिए यहाँ पर तो दो देशांतरों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ये दूरी कम होती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं थी उनके बीच की दूरी कभी पूरी पृथ्वी पर समान रहती है। जैसे मान लो जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच की जो दूरी है वो पूरी पृथ्वी पर समान रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी। लेकिन अक्षांश जैसे
0 डिग्री और ये 30 डिग्री अक्षांश है। जब उत्तरी ध्रुव पर जाकर तो मिल जाते हैं दोनों आपस में, सारे देशांतर मिल जाते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर। ये 30 डिग्री जो दिख रहा है ना आपको, ये जो नीचे दिख रहा है 30 डिग्री, ये भी जाकर 0 डिग्री पर मिल जाता है दक्षिणी देशांतर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव पर। ये सारे ही जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाते हैं देशांतर। ये थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ छूटे ना आपकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है इनके बीच की दूरी, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। यानी जो अक्षांश रेखा है वो तो उनकी लंबाई तो ज़्यादा है, जैसे विषुवत रेखा सबसे बड़ी है पूरी पृथ्वी पर, फिर उसके बाद छोटी होती चली जाती हैं जो वृत्त हैं उनकी दूरी, लेकिन देशांतर सभी बराबर हैं। ठीक है, सारे देशांतर बराबर हैं। यहाँ 0 डिग्री भी से लेकर जितने भी हैं ये सभी, इनकी सबकी दूरियाँ बराबर हैं, लंबाई समान है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो भाई जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कह दिया भाई कि लंदन ग्रीनिच जो है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यहाँ से सबसे पहले 0 डिग्री खींची जाए। अच्छा, भूमध्य रेखा खींचने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से खींची जानी थी, तो 0 डिग्री देशांतर बीचों बीच से खींच दी गई। लेकिन 0 डिग्री देशांतर को बीच से कहाँ माना जाए, वो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसको उन्होंने कह दिया कि ग्रीनिच से खींचा जाए, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर तो खींचा नहीं जाता है, ये सिर्फ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है। तो इसको इन्होंने मान लिया कि भाई ग्रीनिच से चलो खींच देते हैं देशांतर। ओके, तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो खींचा गया है ग्रीनिच से होकर, और इसी को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका मतलब। तो सभी देशों ने मान लिया कि चलो भाई ग्रीनिच से खींच लिया है, और इसके पूर्व और पश्चिम में गिनती शुरू कर दी गई। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, यानी 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यानी 0 डिग्री जो है, इसके बाद का जो आधा हिस्सा इधर का है वो उसको कहा गया है पूर्वी गोलार्ध, और इधर कह दिया गया है पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व एवं पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। तो ये जो ग्रिड बनी हुई है ना, ये जो खांचे बने हुए हैं, इसी को ग्रिड कहते हैं। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर जो जाल बना हुआ है उसी को ग्रिड कहते हैं। चलिए, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो किसी भी स्थान का अगर हमको अक्षांश और देशांतर पता है तो हम निकाल लेंगे कि वो कहाँ पर है, तो बड़ी आसानी से, क्योंकि अक्षांश इस तरीके से गए हैं और देशांतर इस तरीके से, जहाँ पर दोनों काटते हैं, जैसे इस स्थान पर दोनों काट रहे हैं, मान लो कोई ये अक्षांश जा रहा है और कोई ये देशांतर आ रहा है, तो बस यही उसकी स्थिति है, तो इससे निकल आएगा। यह इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। तो ये ऐसे ही समझाया गया है, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया कि समय के बारे में देखो, यहाँ से तो इसको इन्होंने जो मानचित्र पर आप दिखाएंगे तो गोल तो दिखा नहीं सकते, तो मानचित्र को इस तरीके से दिखाया गया है सारे देश। तो ये जो ग्रीनिच लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री यहाँ से पास हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लैंड, ठीक है। तो ग्रीनिच से होकर 0 डिग्री गुजरता है, और हमारा भारत कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर है। हमारा प्यारा भारत कहाँ है? ये है हमारा प्यारा भारत। तो ये 82.5 डिग्री से गुजरता है, यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं है। तो ग्रीनिच 0 डिग्री से गुजरता है और हमारा भारत जो है 82.5, हम 82.5 से नहीं गुजरता है,
हमारा भारत जो है, ये हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे, ये 67 डिग्री कुछ से गुजरता है, 97 डिग्री तक के बीच में पूरा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हम 82.5 डिग्री को प्रमुख यामोत्तर मान लिया गया हमारे देश ने, यानी जो टाइम लाइन है वो 82.5 से गुजरती है समय रेखा। तो 0 डिग्री से 82.5 की ज- तक तक की जो दूरी है, इसमें 5.5 घंटे का समय लगता है, यानी सूर्य को। यानी जब लंदन में ठीक दोपहर के 12 बजे होंगे 0 डिग्री पर, जब लंदन में ठीक दोपहर के 12:30 बजे होंगे, सॉरी, जब दोपहर के ठीक 12 बजे होंगे लंदन में, तो उस समय भारत में 5:30 बजा होगा। कैसे, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ग्रीनिच से 5:30, ये 5 लिखा हुआ है और इसके आगे आधा और, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये समय का अंतर बताया गया है कि कितने देशों का कहाँ से कहाँ तक का अंतर है। तो भारत का 5.5 घंटे का अंतर है। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जब हम पहुँचेंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। अब है देशांतर और समय, तो यहाँ से समझ लीजिए, ये बता रहे हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो देखो 24 घंटे में घूम जाती है 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर घूम लेती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, आप डिवाइड कर लो, 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट 15 डिग्री में, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के जब 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 बराबर 60 मिनट। मतलब ऐसे समझ लो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रीनिच में 0 डिग्री है, ठीक है, तो 15 डिग्री पर कितना समय होगा उस समय। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट का अंतर हो जाएगा वहाँ पर। 15 चक्कू 60, यानी ग्रीनिच से पूर्व में जब यहाँ पर 0 डिग्री पर बजा होगा 12, तो 15 डिग्री पर कितना, 15 डिग्री देशांतर पर बजा होगा 1 बजा होगा दोपहर का। ठीक है, और 30 डिग्री पर कितना, 2 बजा होगा। तो उसी प्रकार भारत में कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा, क्योंकि 82.5 डिग्री पर है भारत। मतलब जो भारत ने जो समय रेखा मान रखी है वो 82.5 को मान रखी है। तो 82.5 को आप 4 से गुणा करेंगे, तो 82 को आप 4 से गुणा करिए, जितना आए वहाँ पर लिख दीजिए 3, हाँ, और आधे को 4 से गुणा करिए तो +2, इतना गुणा करने के बाद +2 और जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 330 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, 330 मिनट को आप जब घंटे में कन्वर्ट करोगे, ये मिनट हैं, तो आ जाएगा 5 घंटा और 30 मिनट। ओके, ये 11th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ओके, जब ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, पूरब में 1 घंटा आगे होगा, तो भारत पूरब में है, तो इसलिए भारत 5.5 घंटे आगे है समय। यानी दोपहर में जब वहाँ पर 12 बजा होगा, तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे, तब 180 डिग्री जो है उस पर मध्य रात्रि होगी, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे है उसके। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ओके, स्थानीय समय समान है। ये कैसे है, ऐसे है, जैसे जब 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो इस देशांतर 0 डिग्री पर जितने भी स्थान हैं, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव पर तक, सब पर यही माना जाएगा कि दोपहर ही मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ठीक ऊपर उस समय होगा। ओके, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत की स्थिति क्या है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। और प्रमुख यामोत्तर भारत ने मान रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो इसी वजह से यहाँ निकल आता है। तो दोस्तों बस यही दिया कि अब ये जो क्वेश्चन है इनको बहुत आसानी से आप चुटकी में कर सकते हैं। पृथ्वी की सही आकार क्या है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर चिपटी हुई है, यही इसका आकार है, ग्लोब की तरह इसका आकार है। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक प्रतिरूप है पृथ्वी का, छोटा प्रतिरूप है जिस पर महासागर और देश दर्शाए जाते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय अंश कितना है, अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कैसे लिखोगे, उत्तरी अक्षांश लिखोगे, यही इसका अक्षांशीय मान है। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन से हैं,
एक उष्ण कटिबंध है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध है और सबसे बाद में शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि पूरे साल भर सूर्य जो है मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच गति करता है, इसलिए ये स्थान जो है उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि ऐसे समझ लो, क्योंकि लंदन जो है 0 डिग्री ग्रीनिच 0 डिग्री पर स्थित है और भारत 82.5 डिग्री पर स्थित है। हाँ, और इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, और चूँकि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 82.5 डिग्री घूमने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लेगी, तो इसलिए समय का अंतर होता है ये। अब है ऑप्शन, ये विकल्प प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? जैसा कि 0 डिग्री देशांतर ही प्रमुख यामोत्तर है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के नज़दीक पाए जाते हैं, यानी शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, जैसा कि हमने देखा था। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 0 से 180 अंश पूर्व में और 180 अंश पश्चिम में है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जैसा कि हमने आपको बताया था ना, 66.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उसी को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों एवं रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का, यानी देशांतर रेखाएं और अक्षांशीय रेखाओं को जाल है। खाली स्थान भरो। मकर रेखा 23.5 अंश 23 अंश 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, और उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 है, लिख सकते हैं आप। 0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सब बहुत आसान है, देखो कितने आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत की है हमने, और ये PDF भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ताकि अगर कोई चीज़ छूट रही है तो उसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि कोई चीज़ छूटे ना। तो दोस्तों, चैनल नया है, आप इसको शेयर करें, और कैसा रहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, और जल्दी अगला वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।